नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज जो है हमारा मॉक टेस्ट 4 है और इसमें 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कुशल कार्य निष्पादन के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को विभाजित किया गया है। तो कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है ताकि कुशल कार्य निष्पादन हो सके उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 20 क्षेत्रों में। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे के सारे ही आपके एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। उत्तर प्रदेश में पहली बार ट्रेन का संचालन कहाँ हुआ था? देखिए, यूपी में जो सबसे पहले ट्रेन चलाई गई थी वो कहाँ कहाँ चलाई गई थी, तो संचालन कहाँ हुआ था इसमें? देखिए, इलाहाबाद से और इलाहाबाद से कानपुर तक के लिए सड़क चली थी। तो ऐसे में इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों हो जाएगा। अगर ये दोनों ऑप्शन में देता है तो ये आपको क्लिक करना है। मतलब चलनी जो शुरू हुई थी वो इलाहाबाद से हुई थी और कानपुर तक वो चली थी। पहली प्रायोरिटी आप इलाहाबाद को रखेंगे, दूसरी प्रायोरिटी कानपुर पे रखेंगे अगर दोनों ऑप्शन मिलते हैं आपको क्वेश्चन में, और अगर एक मिलता है तो वो ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस नदी में जल परिवहन की सुविधा नहीं पाई जाती है? जल परिवहन का मतलब आप जानते होंगे कि जल परिवहन जिसमें जल के माध्यम से परिवहन किया जाता है। तो गंगा नदी, गोमती, यमुना में पाई जाती है पर रामगंगा में नहीं पाई जाती है। और आपको मैं बता देता हूँ कि मुरादाबाद जो है वो रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। देखिए, मुरादाबाद जो है पीतल नगरी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। पीतल का काम यहाँ पर बड़े पैमाने पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज का नाम परिवर्तित करके नया नाम क्या रखा गया है? तो नया नाम जो रखा गया वो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम रखा गया है, इसका नया नाम रोडवेज का। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तर प्रदेश में उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान योजना व रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत प्रदेश के कितने शहर शामिल हैं? यानी जो उड़ान है इसकी फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। इस योजना के तहत, जो उड़ान योजना है इसके तहत, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत प्रदेश के कितने शहर इसमें शामिल हैं? तो 12 शहर शामिल हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर स्थित रनवे यानी हवाई पट्टी की लंबाई कितनी है? देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक हवाई पट्टी भी बनाई गई है जो एयरफोर्स के लिए कभी भविष्य में काम आ सकती है। तो उसकी लंबाई पूछी है इन्होंने कि उस हवाई पट्टी की लंबाई कितनी है जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बनी पड़ी है। तो उसकी लंबाई भाई 3 किलोमीटर उसकी लंबाई है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो गंगा एक्सप्रेसवे की जो कुल लंबाई है, मैंने कई बार बताया, अभी कार्य चल रहा है गंगा एक्सप्रेसवे पर 2025 लास्ट तक ये जो है कंप्लीट हो जाएगा और शुरू हो जाएगा। तो 594 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और गंगा एक्सप्रेसवे जो जोड़ने का काम करता है मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 8, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की जो कुल लंबाई है 296 किलोमीटर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नेशनल हाईवे 307 का उत्तर प्रदेश में लंबाई कितनी है? जो नेशनल हाईवे 307 है इसकी यूपी में लंबाई पूछी है, तो कितनी है? 30 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, नेशनल हाईवे 21 उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 10वां, नेशनल हाईवे 21 उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर नहीं गुजरता? तो ये इटावा से नहीं गुजरता। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 927 का पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम जो था वो नेशनल हाईवे 28C था। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय राजमार्ग 330 का पुराना नाम क्या था या इसको किस नाम से जाना जाता था? तो नेशनल हाईवे 96। दोस्तों, शुरू के जो 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ये क्वेश्चन आपके एक्सप्रेस वे, हाईवे, नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ से देखने को मिलेंगे। और 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो जिनके पुराने नाम क्या थे, नए नाम क्या थे, वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 3 से 4 क्वेश्चन उन 20 क्वेश्चन में। यानी जो पहला पार्ट है वो थोड़ा फैक्ट के आधार पे आपको याद रखना पड़ेगा, उसमें कुछ अपने पास से
कुछ भी चीज़ें नहीं कर सकते। अगर आपको नहीं पता तो उसका आंसर नहीं बता सकते आप। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 534 का पुराना नाम या 534 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो नेशनल हाईवे 119। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय राजमार्ग 39 की लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो यहाँ पर लंबाई पूछी है उन्होंने, तो भाई वो 91 किलोमीटर है। ऐसी जो लंबाई होती हैं वो पॉइंटों में याद मत रखा करो, डिफिकल्ट हो जाता है। तो 91 आप याद कर सकते हो। अभी क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। जिला मार्गों के रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये जो जिम्मेदारी होती है भाई जिला परिषद की होती है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी, तो ये कब शुरू की गई थी? ये सन 2000 में शुरू की गई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तर प्रदेश सरकार रोडवेज की स्थापना के समय उसके पास कितनी बसों की फ्लीट थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4000 बसों की फ्लीट थी। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश में कितने टायर रीट्रेडिंग संयंत्रों को स्थापित किया? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, हमने प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन कराया है और इसका सही आंसर हो जाएगा 8। अगर कोई डाउट हो भाई तो आप वहाँ पर मतलब मैंने इसके बारे में बताया भी था। अगर कहीं पर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलता है तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 8 हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये चीज़ प्रैक्टिस सेट में क्लियर कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 19, किसी दुर्घटना में निगम के यात्री के घायल होने अथवा मृत्यु होने पर किस योजना के तहत राहत उपलब्ध कराया जाता है? तो किस योजना के तहत? राहत एवं सुरक्षा योजना के तहत। एक दो क्वेश्चन आपको धारा से संबंधित देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, यदि कोई वाहन स्वामी निर्धारित क्षमता से अधिक भार लेकर चलते हैं तो उत्तर प्रदेश मोटरयान अधिनियम की किस धारा के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है? तो ये लगाया जा सकता है धारा 194(1). क्वेश्चन नंबर 21, देखिए इलेक्ट्रिक वाहन कितने प्रकार के होते हैं और उनके नाम बताएं। इलेक्ट्रिक वाहन 3 प्रकार के होते हैं, तो नाम मैंने प्रैक्टिस सेट में आपको बता रखे हैं। आपको ऑप्शन में 3 प्रकार के देखने को मिल जाएगा। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर कहीं पर 3 प्रकार ना दे रखा हो, 8 प्रकार दे रखा हो, तो वहाँ पर 8 सही हो जाएगा। 3 और 8 में से आपको एक ही देखने को मिलेगा, ये याद रख लेना, क्योंकि मुख्यतः 3 टाइप के होते हैं और वैसे पूछ ले तो 8 टाइप के होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल। क्वेश्चन नंबर 22, बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 15 साल से पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए कौन सी योजना लागू करने की सिफारिश की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्क्रैप स्कीम 2023। क्वेश्चन नंबर 23, फेम इंडिया योजना में किन 4 क्षेत्रों पर फोकस किया गया है? जो फेम इंडिया योजना है इनमें किन क्षेत्रों पर फोकस किया गया है? तो प्रौद्योगिकी विकास पर, पायलट प्रोजेक्ट पर, मांग निर्माण पर, चार्जिंग बुनियादी ढांचे पर, या उपयुक्त सभी। तो ये जितने भी चारों जो ये पॉइंट हैं इन चारों पर फोकस किया गया। ऑप्शन ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। क्वेश्चन नंबर 24 है, इलेक्ट्रिक वाहन के क्षेत्र में कितने प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में अगर एफडीआई की अनुमति की बात करी जाए तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 100% एफडीआई की अनुमति है, क्योंकि सरकार का जो टारगेट है ये है कि जल्दी से जल्दी जो है भारत ईवी की तरफ बढ़े, और कोशिश है क्या ज़्यादा से ज़्यादा जो वाहन है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है परिवहन के रूप में यूज किए जाएं। क्वेश्चन नंबर 25, सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसे सीओ बोल देते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को। क्वेश्चन नंबर 26, ग्रीन मफलर क्या है? तो ग्रीन मफलर बहुत अच्छा, ये एक वर्ड है ग्रीन मफलर। ये क्या है? तो ये भाई वृक्षारोपण कर ध्वनि प्रदूषण कम करने का उपाय है। और ग्रीन मफलर ऐसा मत समझ लेना कोई हरी पट्टी है या फिर मतलब जाड़ों के दिन में सर्दियों से बचने के उपाय है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर वृक्षारोपण करोगे तो उससे क्या होगा, ध्वनि प्रदूषण बहुत कम होगा। तो ध्वनि प्रदूषण कम करने का उपाय है जो ग्रीन मफलर है। क्वेश्चन नंबर 27, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीएपी के तहत आने वाले शहरों में कणों की सांद्रता में 40% की कमी का नया लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये वर्ष 2026 तक। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, क्योंकि प्रैक्टिस सेट पे सारे क्वेश्चन ये हमने करा दिए थे, वहाँ पर तो एक्सप्लेनेशन भी था। क्वेश्चन नंबर 28, एक तरफ स्टेज या मानक दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके वर्ष दे रखे हैं कि कौन सा मानक किस वर्ष आए थे। जैसे भारत स्टेज 2, 3, 4,
और 6 ये मिलाने के लिए हैं कि कौन सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित ये तो भारत स्टेट 2 2005, 3 2010 में, 4 2017 में और 6 2020 में, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ए बी सी डी हमारे चारों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यांत्रिक यांत्रिक विधि नहीं है। तो कौन सी नहीं है यांत्रिक विधि? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसका सही आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा साइक्लोन डिवाइडर। क्या राइट आंसर हो जाएगा? साइक्लोन डिवाइडर। अभी क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत स्टेज मानक के अनुसार डीजल और पेट्रोल में गंधक भी नियंत्रित कर सकते हैं, नियंत्रित कर क्रमशः 350 और 150 पार्ट्स प्रति मिलियन करना चाहिए। तो ये सही है। भारत में वायु प्रदूषण विरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में लागू हुआ। तो वायु प्रदूषण विरोध एवं नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये भी सही है, 1981 में। अभी यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। तो हमारे पास ये ऑप्शन दे रखे हैं केवल 1 और 2, केवल 2 और केवल 1 या कोई नहीं। तो 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 31, मेट्रोपॉलिटन शहरों में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य वायु प्रदूषक है? मेट्रोपॉलिटन शहरों का मतलब वही है जहाँ पर मेट्रो वगैरह चलती हैं, जो बड़े शहर हैं, लखनऊ है, दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई है, ये सभी मेट्रोपॉलिटन शहर कहलाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओजोन भी है भाई, और कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है, यानी उपर्युक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, वाहनों के लिए ईंधन के रूप में पेट्रोल के बजाय किस चीज़ का उपयोग वायु प्रदूषण को काफ़ी कम कर सकता है? तो ये कर सकता है सीएनजी, क्योंकि रसोई गैस, डीजल ये तो करेंगे ही। क्वेश्चन नंबर 33, वायु प्रदूषण से कौन सा रोग नहीं होता है? अस्थमा, सीओपी, लंग कैंसर या ब्लड कैंसर? तो इसका मतलब यह है कि वायु प्रदूषण से बहुत सारे रोग होते हैं। तो ब्लड कैंसर नहीं होता, बाकी लंग कैंसर, अस्थमा और सीओपी वायु प्रदूषण से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, वाहन स्क्रैप नीति की घोषणा पहली बार कब किया गया था? तो वाहन स्क्रैप नीति की जो पहली बार घोषणा की गई थी वो कब की गई थी? तो बजट 2020-23 में। क्वेश्चन नंबर 35, स्क्रैप पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? यानी जिसने स्क्रैप पॉलिसी को सबसे पहले लागू किया था, तो वो उत्तर प्रदेश है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 36, ई वेस्ट का क्या मतलब होता है? भाई ये कई बार बताया मैंने, जहाँ पर भी ई आ जाए वो इलेक्ट्रिक से संबंधित है, तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है ई वेस्ट का संबंध। क्वेश्चन नंबर 37, अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर, कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस कौन सी है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड बताया है, सीओ कहते हैं इसको। कार्बन मोनोऑक्साइड सही आंसर हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 38 है, वायुमंडल में CO2 तथा आर्गन कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? तो CO2 और आर्गन के बारे में बात की है, वो कितने प्रतिशत पाए जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन? तो भाई वो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, हमें सभी को पता है 0.03 एवं आर्गन जो 0.93% पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 39, गुड समैरिटन से क्या तात्पर्य है? यानी गुड समैरिटन कौन होता है? जिसे नेक व्यक्ति भी कहा जाता है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति, दुर्घटना करने वाला व्यक्ति, दुर्घटना के पश्चात तुरंत मदद करने वाला व्यक्ति, दुर्घटना के पश्चात इलाज करने वाला डॉक्टर। तो दुर्घटना के पश्चात तुरंत मदद करने वाले व्यक्ति को गुड समैरिटन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर जुर्माना कितना लगाया जाएगा? अगर आपके पास DL नहीं है और आप वाहन चलाते हो तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा, और वो जुर्माना कितना होगा? तो वो 5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, वर्ष 2015 के ब्राजीलीय सड़क सुरक्षा घोषणा के अंतर्गत सड़क हादसों में होने वाली मौतों की संख्या को 2020 तक कितना करना था? आधा, 2/3, 1/4 या पूर्ण रूप से समाप्त? तो भाई पूर्ण रूप से समाप्त तो करना बहुत मुश्किल है अभी, तो आधा करना था। अभी क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। यात्रा करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सदैव गति
सीमा का पालन करें, सदैव सीट बेल्ट पहनें, नशे की हालत में वाहन न चलाएं, तो उपरोक्त सभी विकल्प सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43, वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार भारत सड़क दुर्घटना के मामले में शीर्ष देशों की सूची में कितने नंबर पर है? तो कितने नंबर पर है? पहले नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 44, जब किसी वाहन को ओवरटेक किया जा रहा हो तो उसे अपनी गति बढ़ा देनी चाहिए, अपनी गति नहीं बढ़ानी चाहिए, अपना वाहन तुरंत रोक देना चाहिए, किसी दूसरे वाहन को ओवरटेक करना चाहिए? जब किसी वाहन को ओवरटेक किया जा रहा हो तो भाई अपनी गति नहीं बढ़ानी चाहिए। मतलब जो भी वाहन ओवरटेक हो रहा है तो ओवरटेक होने वाले वाहन को गति नहीं बढ़ानी चाहिए अपनी, जो ओवरटेक कर रहा है उसे गति बढ़ाकर ओवरटेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 45, रियर व्यू मिरर का उपयोग किया जाता है, तो रियर व्यू मिरर का जो उपयोग है वो क्यों किया जाता है? तो ये पीछे से आ रही ट्रैफिक लाइट को देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 46, जेब्रा लाइनें किस लिए होती हैं? तो जेब्रा लाइनों का पता है, जेब्रा क्रॉसिंग जो कहते हैं वो पैदल चलने वाले लोगों के लिए होती हैं जो सड़कों पर या रोडों पर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के प्रतीक के साथ लाल रंग का नंबर प्लेट किसके वाहन पर लगा होता है? तो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पद पर, दोनों के लगा होता है। जो गाड़ी का नंबर प्लेट पे जो होती है उस पर अशोक का जो है चिन्ह लगा हुआ होता है, और बाकी गाड़ी की जो नंबर प्लेट होती है वो लाल रंग की होती है। क्वेश्चन नंबर 48, सतर्कता संबंधी यातायात चिन्ह किस आकार में होते हैं? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और क्योंकि आपने देखा होगा भाई वृत्तीय आकार में भी चिन्ह देखे होंगे, आपने आयताकार आकार में या वर्गाकार में भी देखे होंगे, त्रिकोणमिति आकार में भी देखे होंगे। तो यहाँ पर इन्होंने यही पूछा है कि अगर सतर्कता बरतनी हो तो चिन्ह किस आकार में होता, तो त्रिकोणीय आकार में होता है, यानी इस तरीके के ये चिन्ह होते हैं, मतलब त्रिकोणीय टाइप के। अभी क्वेश्चन नंबर 49 है, गाड़ी पार्क करने के लिए केवल फुटपाथ खाली दिख रहा है, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? फुटपाथ पर दो निकटवर्ती पहियों को चढ़ाकर पार्क करेंगे, या जब तक आपको उपयुक्त स्थान नहीं मिल जाता तब तक ड्राइव करें? फुटपाथ पर सभी चार पहियों के साथ पार्क करें? फुटपाथ पर दोनों पहियों के साथ और दोनों साथ के पहिए को चढ़ाकर पार्क करें, यानी दोनों तरफ के पहियों को चढ़ाकर पार्क करें। इसमें थोड़ा मतलब हमें मिस्टेक हो गई कुछ। बाकी इसका जो क्वेश्चन होने वाला है वो होगा, जब तक आपको उपयुक्त स्थान नहीं मिल जाता तब तक ड्राइव करें। क्योंकि फुटपाथ का मतलब तो भाई आप जानते हो, फुटपाथ तो मतलब छोटी सड़क होती है। अगर आपने जगह है नहीं, आपने खड़ा कर दिया फुटपाथ वगैरह पर, तो फिर ट्रैफिक तो बंद ही हो जाएगा जो भी सवारियां चल रही हैं। क्वेश्चन नंबर 50, पहाड़ी सड़कों पर निम्नलिखित में से किस वाहन को पहले जाने की अनुमति होती है? अगर आप पहाड़ी सड़कों पर चल रहे हो जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है, तो किन वाहनों को जो है प्राथमिकता दी जाती है जब वाहन चलते हैं? तो प्राथमिकता दी जाती है जो ऊपर की ओर जाने वाले वाहन को होते हैं। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं दोस्तों, ये ऊपर की ओर जाने वाले वाहन को प्राथमिकता दी जाती है, पर मैंने पहले एक चीज़ पढ़ाई थी, अगर ऐसे भी हो ना कि ऊपर की ओर जाने वाले वाहन को प्राथमिकता या फिर ऊपर से आने वाले वाहन को प्राथमिकता, तो अगर आप इधर से वाहन लेके जा रहे हो, उधर से चढ़ाई मतलब ढलान है और ऊपर से कोई वाहन आ रहा है, तो फिर उसे प्राथमिकता दी जाएगी, आपको अपना वाहन रोकना पड़ेगा। पर इसमें ये ऑप्शन नहीं दे रखा कि ऊपर से आने वाला कोई वाहन आ रहा है, तो इस सेंस में जो हो जाएगा तो ऊपर की ओर जाने वाले वाहन को प्राथमिकता दी जाएगी। इतना तो यार थोड़ा बहुत अगर आप मतलब इतना सभी लोग जानते हैं, आप भी जानते होगे, बड़े आराम से कर जाओगे इन चीज़ों को तो एलिमिनेट। क्वेश्चन नंबर 51, एक व्यक्ति की स्वेच्छा पर निर्भर है, पता बताना, नाम बताना, परिचय पत्र देना, उपयुक्त सभी। दोस्तों अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मतलब प्रैक्टिस सेट ये जो मॉक टेस्ट चल रहे हैं, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें प्रैक्टिस सेट में करा रखी हैं। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ, क्यों क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आंसर, क्योंकि आपका जो समय है वो बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा अगर बार बार मैं उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा तो। क्वेश्चन नंबर 52 है, लाल रंग की सीमा के साथ एक गोलाकार सड़क चिन्ह आमतौर पर क्या संकेत करता है?
तो ये जो संकेत करता है गोलाकार सड़क चिन्ह, ये निषेधात्मक का चिन्ह करता है, यानी ये आपको नहीं करना जो वो चिन्ह दर्शा रहा है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। भारत में मोटर वाहनों के लिए बनाए गए नियम और कानून किस अधिनियम के तहत हैं? तो किस अधिनियम के तहत है? मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत। क्वेश्चन नंबर 54। सड़क सुरक्षा के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2014 में कौन सी समिति गठित की गई थी? तो वो की गई थी के.एस. राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 55। ब्राजीलिया घोषणा पत्र पर भारत ने कब हस्ताक्षर किए थे? तो सन 2015 में। सारे क्वेश्चन पढ़े हुए क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 56। शराब पीकर वाहन चलाते समय शरीर पर प्रभाव पड़ता है? तो शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है जब हम शराब पीकर वाहन चलाते हैं? तो सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, बिल्कुल। साफ देखना कम हो जाता है, ये भी सही है। तत्काल निर्णय क्षमता में कमी, यानी तत्काल निर्णय नहीं ले सकती, ये भी सही है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57। पहाड़ी इलाकों में गाड़ी चलाते समय क्या करना चाहिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलने से पहले ब्रेक की जांच कर लें, तो बिल्कुल जांच तो हमें ब्रेक की कर लेनी चाहिए पहाड़ी इलाकों में जा रहे हो तो। ढलान की तरफ आते वाहन को पहले जाने दें। तीव्र मोड़ पर हॉर्न न बजाएं। उपयुक्त तो सभी का अनुसरण करें। देखिए, तीव्र मोड़ पर हॉर्न नहीं बजाना। यहाँ पर कहिए ढलान की तरफ आते वाहन को पहले जाने दें, तो ये भी गलत है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। अगर पहाड़ी इलाकों में जाते हो तो इस सेंस में ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। यार, क्वेश्चन को पढ़ना और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में आंसर देना, आप खुद आंसर कर जाओगे। इतना टफ ये होते नहीं है जो क्वेश्चन है। बहुत बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, मतलब बहुत ही ज़्यादा आसान कह सकते हैं इन्हें। और ये मेरे हिसाब से 25 क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे कि अगर जिसने कुछ भी नहीं पढ़ रखा ना, मतलब एक नैतिकता है उसके अंदर, वो भी इनके जो आंसर वो सही कर जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन ये नैतिकता पे डिपेंड करते हैं ना, कि तुम्हारी नैतिकता क्या है। क्वेश्चन नंबर 58। अच्छे वाहन चालक के तौर पर मुड़ते या लेन बदलते समय किस क्रम का प्रयोग करेंगे? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। मिरर देखेंगे, उसके बाद संकेत देंगे, उसके बाद उपाय करेंगे, यानी जैसे आपको जिस लाइन में जाना है। सबसे पहले तो मिरर में देखेंगे कोई वाहन तो नहीं आ रहा, उसके बाद में नहीं आ रहा, फिर आप संकेत देंगे इंडिकेटर वगैरह या हाथ से। उसके बाद में वाहन को मतलब उसका उपाय करेंगे, जिस मतलब लेन पे आप चलाना चाहते हो। क्वेश्चन नंबर 59। खतरनाक वस्तु ले जाने वाले वाहन के संबंध में उपलब्ध होना आवश्यक है। वैध रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन कैसा भी वाहन है। आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा किट ये भी होनी चाहिए। आवश्यक सुरक्षा उपकरण ये भी होने चाहिए। ऑप्शन डी ये हो जाएगा। अभी खतरनाक वस्तुओं के बता देता हूँ। पेट्रोल, सीएनजी और रासायनिक पदार्थ जो होते हैं, ये सब खतरनाक वस्तुएं होती हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 60 है। प्रसिद्धि योजना का संबंध इसमें पूछा गया है। भाई, प्रसिद्धि योजना का संबंध किससे है? तो परिवहन विभाग से होगा, परिवहन से क्वेश्चन बनेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 61। परिवहन के क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन से क्या लाभ होता है? तो डिजिटल परिवर्तन से जो लाभ होते हैं वो ग्राहक अनुभव में सुधार होता है, लागत नियंत्रण, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62। उत्तर प्रदेश मोटरयान अधिनियम 1997 की किस धारा के अंतर्गत जब्त या रोके गए वाहनों को भुगतान राशि जमा करने पर तत्काल अवमुक्त करने का प्रावधान है? तो धारा 22। क्वेश्चन नंबर 63। ई परिवहन योजना में शामिल ई परिवहन योजना से संबंधित क्वेश्चन है। नागरिकों को सेवा देने की गुणवत्ता तो सही है। नागरिक कार्य के वातावरण में सुधार ये भी सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 64। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के फायदे नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा भाई HSRP से डेफिनेटली। तो HSRP पूरे भारत में मान्य होगा, तो मान्य तो पूरे भारत में, या राज्यों तक सीमित होगा, ये गलत है। और गलत इन्होंने पूछा, तो ये गलत है। इसके माध्यम से वाहनों की सुरक्षा को मजबूत मिले, तो सही है। तो ऑप्शन बी जो है वो गलत है, क्या इससे फ़ायदा नहीं है? तो ये पूरे भारत में मान्य है भाई।
उसने कहा कि राज्यों में मान्य है। क्वेश्चन नंबर 65, नई BH सीरीज की गाड़ी जिसकी कीमत लगभग 10 लाख तक है, उसे BH सीरीज नंबर लेने के लिए वाहन मालिक को कितना शुल्क देना होगा? तो कुल लागत का 8%। क्वेश्चन नंबर 66, कलर कोडेड स्टिकर किस प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध कराने में सहायक होता है? तो ये होता है ईंधन उपलब्ध कराने में सहायक। कलर कोडेड स्टिकर जो होता है कि ऑरेंज कलर का स्टिकर लग रहा है तो आपका वाहन कैसा है, हरे कलर का लग रहा है तो कैसा है, जांच पड़ जाती है ना उससे, इलेक्ट्रिक व्हीकल है या कैसा व्हीकल है, पेट्रोल से चलने वाला है, डीजल से चलने वाला। ये कलर स्टिकर भी मैंने पढ़ा रखे हैं सारे। क्वेश्चन नंबर 67, भारत सरकार ने HSRP नंबर कब से लगाना शुरू किया था? तो ये कब से लगाने शुरू किए थे? ये किए थे 1 दिसंबर 2020 से। क्वेश्चन नंबर 18, हरे रंग की नंबर प्लेट लगाई जाती है तो इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगाई जाती है ये तो। क्वेश्चन नंबर 69, यात्री कारों के लिए पहला यूरोपियन निकास उत्सर्जन मानक किस वर्ष पेश किया गया था? तो ये किया गया था सन 1970 में। क्वेश्चन नंबर 70, पूरे भारत में स्टेज 4 किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये किया गया था 2017 में। और स्टेज 6 मैंने बताया था वो 2020 में लागू किया गया था। वो मिलान करने को भी तो आए थे ना, तो वहाँ पर भी दे रखा था ये कि 2017 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 71, कार्बन मोनोऑक्साइड में मानव रक्त के हीमोग्लोबिन से जुड़ने की क्षमता ऑक्सीजन की तुलना में कितने ज़्यादा गुना होती है? तो कितने ज़्यादा गुना होती है? 200 गुना ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 72, मोटर वाहन अधिनियम के अध्याय 2 का अनुच्छेद 6 किसे परिभाषित करता है? तो ये कैसे परिभाषित करता है? ये सड़क संकेत की कार्यप्रणाली को प्रभावित मतलब परिभाषित करता है। क्वेश्चन नंबर 73, एक चालक को ड्राइविंग के समय किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है? पहाड़ी इलाकों को पार करना पड़ सकता है, तो बिल्कुल बारिश या कोहरे से गुजरना पड़ सकता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 74, किस अधिनियम के तहत वाहनों के अनिवार्य कार्यात्मकताओं को पकड़ने के लिए वाहन और सारथी एप्लीकेशन की संकल्पना की गई थी? तो ये कब की गई थी भाई? ये की गई थी केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988। क्वेश्चन नंबर 75, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? दुर्घटना स्थल से दूर लेकर जाएं, दुर्घटना स्थल से न हटाएं, उससे कुछ भी न पूछें, उससे दूरी बनाए रखें। ऑप्शन ए हो जाएगा, सर्वप्रथम उसे दुर्घटना स्थल से दूर ले जाएं। क्वेश्चन नंबर 76, दुर्घटना के बाद घायल को CPR देने के लिए छाती के किस भाग पर दबाव देना चाहिए? तो ये बीच में, छाती के बीचों बीच में दबाव देना चाहिए CPR देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 77, यातायात संकेत से तात्पर्य क्या है? तो यातायात संकेत से तात्पर्य इन्होंने पूछा है। तो साइकिल जा सकती है, साइकिल ले जाना निषिद्ध है, केवल साइकिल वाले जा सकते हैं, या साइकिल आवश्यक होने पर ही ले जाएं। तो यातायात संकेत यहाँ पर भाई जो चिन्ह है ना, इस तरीके का चिन्ह होगा। ये साइकिल बनी हुई है यहाँ पर और इस तरीके से क्रॉस लग रहा होगा, इसका मतलब है साइकिल ले जाना निषिद्ध है। और अगर इस तरीके से चिन्ह लग रहा है और साइकिल बनी हुई है तो उसका मतलब है साइकिल जा सकती है। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पर चिन्ह नहीं दिए, ये चिन्ह जो है यहाँ से मिसिंग हो गया। जैसे इस तरीके से ये चिन्ह दे रखा। क्वेश्चन नंबर 78, ये चिन्ह है, इसका जो सड़क संकेत के रूप में क्या तात्पर्य है? तो सड़क का घुमाव बाएं तरफ है या सड़क दाएं मुड़ी है, सड़क पर सीधे चलते रहें, वाहन की गति कम कर लें। तो वही सड़क का जो घुमाव है वो बाएं तरफ है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ चलते हैं। कितने वर्ष से कम कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन नहीं चलाएगा? तो ये तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, हमें पता ही रहता है सभी को। अगर DL नहीं है तो नहीं चला सकते, और DL अगर गियर वाला DL बनाना चाहते हैं बाइक या कार के लिए तो 18 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए LMV के लिए। क्वेश्चन नंबर 80, भारत में मोटर वाहन अधिनियम 1988 के किस अनुसूची में समरूप सड़क संकेतों को निर्धारित किया गया है? तो ये किस में किया गया है? अनुसूची 1 में। ये 80 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं,
पर प्रैक्टिस सेट अगर आपने अच्छे से लिए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें करने में बहुत ही इजी आपके लिए बैठने वाले हैं वो जो प्रैक्टिस सेट है। एग्जाम में आप देख लेना यार, इतना अच्छा एग्जाम जाएगा आपको बहुत ज़्यादा। अभी 20 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी से संबंधित क्वेश्चन रखे गए हैं, उन्हें देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित है, तो ये कहाँ पर है? ये रामपुर में। क्वेश्चन नंबर 82, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो महिला साक्षरता दर पूछिए 57.20% थी। क्वेश्चन नंबर 83, किशोरी बालिका योजना वर्ष में कितने दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है? तो ये करती है 300 दिनों तक। क्वेश्चन नंबर 84, आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान कब प्रारंभ किया गया? तो कब प्रारंभ किया गया था? तो 26 जून 2020 को। क्वेश्चन नंबर 85, नीचे दिए गए युग्मों में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो 3 युग्म सम्मिलित हैं पर एक युग्म जो है वो सम्मिलित नहीं है। लखनऊ में छावनी परिषद है, कानपुर में नगर निगम है, काकोरी में नगर पंचायत है, पर गाजियाबाद में नगर पालिका परिषद नहीं है। यहाँ पर भी नगर निगम है गाजियाबाद में। क्वेश्चन नंबर 86, उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालयों के नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर पर रखे गए हैं? तो यानी यूपी में कितने विश्वविद्यालय हैं जिनका नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर रखा गया है? 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, 2 विश्वविद्यालय हैं। क्वेश्चन नंबर 87, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें युवागृह प्रथा प्रचलित है? तो ये भोटिया जनजातियों में प्रसिद्ध है। यह भोटिया जनजाति जो है ये यूपी में पाई जाती हैं। अभी वर्तमान समय की बात करें ना, यूपी में तो 13 जनजातियां पाई जाती हैं जो लिस्ट हुई पड़ी हैं, और 2003 से पहले 3 जनजातियां थीं, 2003 में 10 जनजातियां और जुड़ी थीं। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यानी कि एक तरफ व्यक्ति दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनका जन्म स्थान दे रखा है, तो कौन सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो एटा से, मिर्जा गालिब आगरा से, और जोश मलिहाबाद से, जिगर गोरखपुर से नहीं है। ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 89, रामनगर या बनारस में रामलीला का मंचन कितने दिन होता है? तो बनारस में रामलीला का जो मंचन होता है वो कितने दिन होता है? 31 दिन। 89 क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के कहाँ पर स्थित है? तो भाई ये है फतेहपुर सीकरी में। क्वेश्चन नंबर 91, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में कुल कितने महाजनपद स्थित थे? आपको पता होगा कि 16 महाजनपद थे, इसमें से आधे जनपद तो यूपी में ही थे, 8 महाजनपद। क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ चलते हैं। यमुना एक्सप्रेस वे है नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक, या ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, लखनऊ से आगरा तक, या आगरा से प्रयागराज तक? तो ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है यमुना एक्सप्रेस वे। क्वेश्चन नंबर 93, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? तो तांबा एवं ग्रोफाइट, लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट, और रॉक फास्फेट तथा डोलोमाइट। तो लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट प्रमुख खनिज हैं। क्वेश्चन नंबर 94, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। जैसे चुर्क, फिरोजाबाद, अलीगढ़, मेरठ, तो मिलान करना है तो भाई बहुत आसान तरीके से आप मिलान कर सकते हो इसका। जैसे फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, मेरठ खेल का सामान मिलता है, और अगर अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ के ताले बहुत फेमस हैं, और चुर्क में जो है सीमेंट बनाया जाता है। तो पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा, पहले का तीसरा दूसरे का चौथा, तो ऑप्शन सी ही मिल पा रहा है।
अभी क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है। तो उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना पूछा है, तो ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये बरेली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, एक तरफ शहर दे रखा है, एक तरफ उसकी विशेषता दे रखी है और उसमें कहा कि सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा शहर है जो सुमेलित सही नहीं है? तो भाई देखो, मुरादाबाद तो पीतल नगरी से ही संबंधित है। पीतल नगरी भी कहते हैं मुरादाबाद को। झांसी औद्योगिक केंद्र नहीं है ये ही हमारा गलत हो जाएगा। लखनऊ प्रदेश की राजधानी है। वाराणसी संस्कृति एवं धर्म है। क्वेश्चन नंबर 97, उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1972 में हुई थी। ये भी कई बार हम पढ़ा चुके हैं, 3-4 बार। क्वेश्चन नंबर 98, कौन सा नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? तो अपर गंगा नहर, लोअर गंगा नहर, रामगंगा नहर या शारदा नहर? तो भाई ये है शारदा नहर। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रथम सर्वप्रमुख उत्पादक है? तो सर्वप्रमुख जो उत्पादक है वो गेहूं है। गेहूं, जो गन्ना, ये सर्वाधिक उत्पादन होता है यूपी में। क्वेश्चन नंबर 100, उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है? तो किस फसल चक्र का मतलब किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है? यानी फसल चक्र आप पता ही होगा, एक साल में और रिपीटेशन चलता रहता है। तो धान गेहूँ सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं यूपी में। मतलब ये एक फसल चक्र की बात की है इन्होंने, ये नहीं कहा क्या धान सर्वाधिक होते हैं। फसल चक्र की बात चल रही है। गेहूँ तो सर्वाधिक होती है, बाकी अगर धानों की बात की जाए ना तो दूसरे नंबर पे होते हैं यूपी में, पहले में वेस्ट बंगाल में होते हैं। अभी कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन हैं जो आपको क्वालिफाई करने के लिए उपयोगी साबित होंगे। इन्हें बहुत जल्दी हम कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा एक इनपुट यंत्र है? यार कल बताया, जॉयस्टिक है। गेम वेम खेलते हैं इससे, यानी माउस की तरह इसमें भी आप कुछ ना कुछ उसे कंप्यूटर को निर्देश भेजते हो। ये ग्राफिक्स मल्टीमीडिया एवं प्रेजेंटेशन पैकेज का एक उदाहरण क्या है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये कोरल ड्रा, मतलब ये थोड़ा कोरल ड्रा वगैरह उसमें होते हैं, जैसे आप ग्राफिक्स वगैरह कुछ ऐसा सीखते हो ना, तो वहाँ पर पता होता है हमें इन चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 3, MS वर्ड में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को सक्रिय करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? भाई ये क्वेश्चन जो है MS वर्ड से तो आएंगे ही, बाकी मैंने कल भी ये क्वेश्चन बताया था, Ctrl+D। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सेल कार्य पुस्तिकाओं का फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो एक्सेल में जो होता है तो .xls होता है। क्वेश्चन नंबर 5, किसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव आंसर शीट को सुधारने के लिए किया जाता है? तो OCR का। क्वेश्चन नंबर 6, लेजर प्रिंटर कैसे प्रिंट करता है? तो प्रिंटर से क्वेश्चन बनेंगे, तो ये पेज बाय पेज करता है, यानी एक पेज को करेगा फिर दूसरे पेज को। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है? कि स्कैनर, छवि परिवर्तक, प्रिंटर, रिकॉर्डर? यार एक उपकरण है जो भौतिक छवि को डिजिटल, तो स्कैनर ही बदलता है। हम डॉक्यूमेंट वगैरह स्कैन करते हैं, आपने सुना भी होगा। 8वां क्वेश्चन है, डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो लेजर प्रिंटर का। क्वेश्चन नंबर 9, इनपुट डिवाइसेज का उदाहरण क्या है? भाई माउस है, जॉयस्टिक्स है, ट्रैक बॉल है, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 10, ईमेल भेजते समय CC इनमें से किसे सूचित करता है? तो इसका मतलब होता है कार्बन कॉपी, और जो BCC होता है इसका मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्वेश्चन नंबर 11, एक ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सिर्फ एक बार आना चाहिए? इस यही एक बार आना चाहिए। आपने देखा भी होगा ईमेल आईडी वगैरह जब आपने बना रखी होगी तो @ एक ही बार होता। क्वेश्चन नंबर 12, ईमेल पता दे रखा है इस तरीके से अवैध है क्योंकि ईमेल पते में निम्न में से क्या होना चाहिए? तो मैंने बताया यार, @ तो होना ही चाहिए ना, @ तो हर ईमेल में मिलेगा आपको। तो एक और केवल एक @ वर्ण।
क्वेश्चन नंबर 13, वेब मेल पर होस्ट किया जाता है, तो वेब मेल पर जो है क्या होस्ट किया जाता है, तो क्लाउड सर्वर। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण है, तो वेब ब्राउज़र का उदाहरण पूछा गया है। स्टारबक्स है, ओपेरा है, ओडिला है, या गूगल ऐप्स है, तो ओपेरा है, मतलब कई सारे वेब ब्राउज़र हैं ऐसे तो। ये गूगल ऐप्स, स्टारबक्स और ओडिला ये तो कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, इंटरनेट एक्सप्लोरर में F11 का प्रयोग किया जाता। अब देखो ये भी तो वेब ब्राउज़र ही है, और गूगल क्रोम वगैरह हैं ये वेब ब्राउज़र होते हैं। तो यहाँ पर डिसाइड करेगा, हो सकता है ये पूछ ले 3 वेब ब्राउज़र धर के कि इनमें से कौन, मतलब चौथा दे दे कि कौन सा नहीं है। अभी इंटरनेट एक्सप्लोरर में F11 जबकि आप यूज़ करोगे तो इसका जो मतलब है वो क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब है पूर्ण स्क्रीन चालू करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या वेबकिट ब्राउज़र इंजन पर आधारित एक ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है, तो वो कौन सा वेबकिट ब्राउज़र इंजन पर आधारित है, तो वो सफारी है। क्वेश्चन नंबर 17, इंटरनेट उपयोग करता है, इंटरनेट क्या उपयोग करता है, परिवर्तनीय लेंथ पैकेट स्विचिंग का, परिवर्तनीय परिवर्तनीय लेंथ पैकेट स्विचिंग का करता है इंटरनेट जो उपयोग करता है। ये मतलब आपने ऐसा पढ़ा नहीं होगा कहीं, तो ऐसे जो क्वेश्चन है ये यूपी ट्रिपल एस सी पूछ लेती है इन्हें। यूपी ट्रिपल एस सी के जो है मतलब ये फेवरेट ही क्वेश्चन है यार, ऐसा मान सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 18, यूनिक्स में एक आईनोड का अर्थ क्या होता, तो आईनोड का अर्थ पूछ लिया इसमें यूनिक्स का, और आईनोड की फुल फॉर्म ही पूछ ली, क्योंकि नोड का तो नोड हो गया, आई की इसमें आपको फुल फॉर्म बतानी है वो क्या होगी, तो इंडेक्स नोड होती है आई नोड की फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 19, कमर्शियल लॉन्च से पहले किसी कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर का ट्रैम्प टेस्ट क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है बीटा टेस्ट। अभी बायस का पूर्ण रूप क्या है, तो बायस के बारे में मैंने पहले मॉक टेस्ट में बताया था आपको। बायस का जो है वो पूर्ण रूप क्या होता है या बायस का क्या काम होता है, तो बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम, यानी आपके कंप्यूटर को बेसिकली ये चालू करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 21, ईमेल क्या है, तो यार ईमेल क्या है, सबसे पहली चीज़ तो इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, पूछ लेते हैं। ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। उसके बाद ये कम्युनिकेशन नेटवर्क पर लेटर, मैसेज और मतलब आदान प्रदान होता है, जो डॉक्यूमेंट वगैरह आप ईमेल के माध्यम से एक तरफ से दूसरी तरफ भेज सकते हो, कोई मैसेज भेजना चाहते हो, मतलब ये कम्युनिकेशन नेटवर्क से संबंधित है ईमेल। यार आप जानते तो हो ये ईमेल कितना आप यूज़ करते होगे। अब यहाँ पर देखा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से संबंधित मेल, ये तो कुछ मतलब ही नहीं है, कंप्यूटर के भीतर मैसेज का लेन देन, ये भी गलत ही है, तो ये ऑप्शन बी ही हमारा सही होगा। 22वां क्वेश्चन है, ईमेल के साथ हम क्या कर सकते हैं, फाइल अटैच कर सकते हैं, एक से अधिक या दो से अधिक नहीं, एक या इनमें से कोई नहीं। यार ईमेल है आज के समय में, और इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। मतलब हम जो है एक से अधिक फाइल अटैच कर सकते हैं या दो से अधिक या फिर एक, तो इसमें तो हम फाइल अटैच करके भेज सकते हैं, कोई इसमें ये तो है नहीं कि एक फाइल अटैच करेंगे। इसमें तो मतलब अगर हमें कुछ भी भेजना होगा तो हम भेज सकते हैं। अगर यहाँ पर होता कि कितनी भी फाइल अटैच कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, पर इसका जो है ईमेल का एक होता है कि हाँ भाई कितने जीबी का या मतलब कितने जीबी तक की फाइल को ये सपोर्ट कर सकता है, या कितने एमबी तक की जो है कोई वीडियो वगैरह हो उससे सेंड कर सकते हो। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप चाहो जितने मर्जी जीबी की आप भेज सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि उसकी एक लिमिट होती है। जैसे आपने देखा होगा भाई ईमेल की अगर बात की जाए ना, वो जो होता है मतलब आपने पढ़ रखा होगा कि 15 MB तक जो है इसमें डाटा सेव रह जाता है, उसके बाद में मतलब नहीं रहता। तो 15 MB बहुत होता है, मतलब थोड़ा नहीं होता। और अगर आप चाहते हो, मतलब ये 15 MB वो बता रहा हूँ जो आपके पास मैसेजेस वगैरह आते हैं। कभी आप ये समझ लो क्या, मतलब क्या हम जो भेज रहे हैं क्या 15 MB से बड़ी चीज़ कुछ भेज नहीं सकते, ऐसे आप जीबी में भी भेज सकते हो इसमें। मतलब वैसे अगर स्टोरेज की बात की जाए तो वैसे 25 GB स्टोरेज होती है इसकी, वैसे 25 GB स्टोरेज होती है, पर आपके पास नेटवर्क वगैरह सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अभी क्वेश्चन नंबर 23 है, B2C ई कॉमर्स में बेचने के लिए सर्वोत्तम उत्पाद क्या है,
तो यह है डिजिटल उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 24, ई कॉमर्स के विकास की शुरुआत में जिस आदर्शवादी बाजार की कल्पना की गई थी उसे क्या कहा जाता था? तो बर्टेंड बाजार कहा जाता था। 25वां क्वेश्चन, आईएफएससी कोड क्या है? तो आईएफएससी कोड से संबंधित चीजें हैं। और आईएफएससी कोड क्या होता है दोस्तों? एसबीआई बैंक का अगर आपके पास खाता होगा तो पासबुक में देखना कि आईएफएससी कोड क्या होता है, कितने अंकों का होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। 11 अंकों का होता है ये। और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है। ए और बी दोनों ये विकल्प हमारे सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है एजुकेशन में, होम में, वाहन में, या ये सभी में? तो सभी में। क्वेश्चन नंबर 27, आईओटी किस पर बनाया गया है? तो आईओटी जो बनाया गया है वो किस पर बनाया गया है? क्लाउड कंप्यूटिंग और डाटा एकत्र करने वाले सेंसर्स का नेटवर्क है ये। ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 28, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे कहा जाता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। एआई के जनक के बारे में यहाँ पे पूछा है, तो जॉन मकार्थी को कहा जाता है। आरपीए प्रोसेस कौन क्रिएट करता है? तो ये रोबोट करता है। अभी क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। विद्यार्थी प्रणाली का क्या अर्थ है? तो विद्यार्थी प्रणाली का यहाँ पर अर्थ पूछा गया है। तो प्रणाली जो बीजगणित की शब्द समस्याओं को पढ़ और हल कर सकती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, कमजोर एआई क्या है? अगर कमजोर एआई की बात की जाए तो कंप्यूटर पर कार्यान्वित मानसिक मॉडल का उपयोग करके मानसिक क्षमताओं का अध्ययन करना। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन का विस्तार है? तो कौन सा विस्तार है? वो है गेम खेलना भी है, योजना और शेड्यूलिंग भी है, निदान भी है, तो उल्लेखित से भी। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? कौन सा प्रतिगम मॉडल की अच्छाई फिट का माप है? तो यह है आर वर्ग। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सी डेटा सेट में शोर को कम करने की एक तकनीक है? तो ये तकनीक है स्मूथिंग। स्मूथिंग का मतलब आप जानते होगे यार, स्मूथ चीज़ें चल रही हैं, मतलब बिना डिस्टर्ब हुए, इस तरीके से। मतलब इंग्लिश में तो बहुत आसानी से समझ जाओगे, हिंदी में थोड़े वर्ड जो होते हैं वो टफ होते हैं। अब ये स्मूथिंग को भी अगर ये हिंदी में लिख देता और भी ज़्यादा टफ हो जाता। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सी डेटा सेट में सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं का चयन करने की एक तकनीक है? तो ये फीचर चयन। 36वां क्वेश्चन, गहन विद्या के जनक कौन हैं? तो गहन विद्या के जो जनक हैं वो फ्रैंक रोसेनब्लेट हैं। अभी 37वां क्वेश्चन है, बैगिंग के विचार पर आधारित निम्न में से कौन सा व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला और प्रभावी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है? तो वो बेतरतीब जंगल। क्वेश्चन नंबर 38, टैक्स डिवाइस स्मार्टफोन पहचान करने में उपयोगी क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर टैक्स डिवाइस स्मार्टफोन आदि की पहचान कर सकते हो तो ये कौन सा होना चाहिए? तो RFID, NFC, RF1D और जी NFC ये होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39, MS एक्सेल 2007 में किसी फाइल को डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सटेंशन के साथ संरक्षित किया जा सकता है? तो यार मैंने अभी बताया था .xls पर हाँ, ये जो पहले होता था .xls ये 2007 तक या उससे पहले होता था। पर अगर वर्तमान की बात की जाए डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सटेंशन के साथ, जैसे 2007 तक होता था, उसके बाद में क्या करा ना इन्होंने .xls कर दिया है अभी। मतलब ऐसे ऑप्शन तो खैर आपको देखने को मिलेगा इतना नज़दीक, क्योंकि वो अपडेट किया तो कुछ और ही देखने को मिलेगा। बाकी .xls जो है ये होता है एक्सेल का। और माइक्रोसॉफ्ट का भी मैंने आपको बताया था, कल शायद बताया था माइक्रोसॉफ्ट का भी। क्वेश्चन नंबर 40, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टैब स्टॉप मार्कर्स को किससे हटाया जा सकता है?
तो किससे हटाया जा सकता है? टैब स्टॉप मार्कर को रूलर से बाहर सरका कर हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा शब्द किसी वर्ड प्रोसेसर के फ़ॉन्ट विकल्प से जुड़ा है? तो किससे जुड़ा है ये भाई स्टाइल से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 42, एमएस एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? तो यहाँ पे इसके फॉर्मूले का परिणाम पूछा गया है, तो इसका परिणाम क्या होगा? तो इससे अगर हम सोल्व करने की बात करते हैं तो 4 ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो फॉर्मूला होता है इस तरीके से, जैसे 8 से 256 काटेंगे तो 8 तिया 24 और एक बचा 8 दूनी 16, फिर 4 से 32 काट दो, 4 अट्ठे 32, फिर 2 से 8 को काट दो तो 4 आ जाएगा। 4 हमारा सही हो जाएगा। पीछे से काटना शुरू नहीं करना चाहिए, यहाँ से इस तरीके से, जस्ट मैंने आपको काट के बताया, इस तरीके से काटा जाता है एक्सेल में। मतलब ये फॉर्मूला अगर आप यूज़ करोगे ना एक्सेल में तो 4 निकल के आएगा, चाहे आप देख लेना करके। क्वेश्चन 43 है, एक्यूमुलेटर एक समकालित घटक है। तो एक्यूमुलेटर की बात की है, ये क्या है? तो ये भाई सीपीयू है, तो एक समकालित घटक है सीपीयू का। 44वां क्वेश्चन है, मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? तो बिग आयरन के रूप में किसे जाना जाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर को जाना जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो कंप्यूटर होते हैं वो कंप्यूटर होते हैं जो मतलब बहुत लंबे समय तक का भी डाटा अपने पास रखते हैं। आप को मैं बता दूं, जैसे आप रेलवे स्टेशन वगैरह पे टिकट आपने कटवाया होगा, अगर 10 साल पहले भी टिकट कटवाया होगा तो उसका भी डाटा कंप्यूटर के पास होता है। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर ही होते हैं। मतलब कितना भी समय, बहुत लंबे समय तक का डाटा ये मेन फ्रेम कंप्यूटर रखते हैं। और बाकी सुपर कंप्यूटर का तो भाई आपको पता ही है, ये टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इनका। और जितने भी ज़्यादा महत्वपूर्ण काम होते हैं मतलब विज्ञान के क्षेत्र में, वहाँ पर सुपर कंप्यूटर का यूज़ होता है। अब कंप्यूटर आपने पढ़ रखा हो तो ये बताना यार, भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? कमेंट करके आंसर बताना। 45वां, किसी समस्या को परिभाषित करने की प्रक्रिया, कुछ चरणों की शर्तें और फिर प्रत्येक चरण की खोज को आगे किस रूप में जाना जाता है? तो वो फिर चरणवार शोधन में जाना जाता है, स्टेप वाइज रिफाइनमेंट। ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था, बहुत आसान है। कुछ क्वेश्चन तो लैंग्वेज से हो जाते हैं। 46वां, एक कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता है जो तर्क करने, सीखने और समस्या हल करने में सक्षम है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे भाई क्या कहते हैं? उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, एआई कहते हैं, एआई। मतलब एआई ऐसा होती है कि अपने आप से सीखती रहती है। ऐसा नहीं है ये सीख नहीं पाएगी, अपने आप से सीखती रहती है। हम कुछ डाटा भी मतलब कुछ भेजते हैं, कुछ भी टाइप कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों को अपने पास रखती है और वहाँ से फिल्टर करती रहती है कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी गलत है। अभी क्वेश्चन नंबर 47 है, कौन इंगित करेगा करेगा कि मदरबोर्ड बैटरी विफल हो गई? यानी कौन इंगित करेगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हार्डवेयर सेटिंग वर्तमान दिनांक और समय सहित डिफ़ॉल्ट मानों पर वापस लौटें। अभी क्वेश्चन नंबर 48, उस नई तकनीक को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं? तो आभासी वास्तविकता। क्वेश्चन नंबर 49, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वायरस का पूर्ण रूप। तो वायरस की इसमें फुल फॉर्म पूछी गई है, बेसिकली वो क्या होगी? तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। अभी क्वेश्चन नंबर 50 है, एटीएम का संक्षिप्त रूप है। तो एटीएम की फुल फॉर्म बताओ। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। पर गलती कर जाते हैं कभी कभी, ऑटोमेटिक लगा देते हैं, हम पहले वाले की तरफ से ले जाते हैं जो कि ऑटोमेटेड है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। हमारे ये क्वेश्चन हो चुके हैं 150 क्वेश्चन, आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होंगे। वो आपको एग्ज़ाम के बाद पता चलेगा। यार मैं तो इतना ही कहूँगा, अगर लगातार आप मुझसे जुड़े हुए हो और सारे प्रैक्टिस सेट आपने कंप्लीट किए हैं तो आपको एग्ज़ाम के बाद ही ये फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी कि आपका सिलेक्शन जो है वो हो चुका है। धन्यवाद।